सो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं इंडियाज वन ऑफ द बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म वी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स, और हम जो लेक्चर पढ़ रहे थे वो था बायोमोलिक्यूल्स। इसमें हम एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करेंगे, समझेंगे कि क्या लिखा है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। सो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? ऑल्दो हम पूरे बायोमोलिक्यूल्स में क्या पढ़ने वाले हैं वो है डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट। आज का लेक्चर होने वाला है अमीनो एसिड एंड प्रोटीन्स पे। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंजाइम्स, न्यूक्लियाइक एसिड, हॉर्मोन्स, विटामिन्स एंड एनसीईआरटी स्टेटमेंट्स, टेबल्स, डायग्राम। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिकोड करेंगे, गारंटेड एग्जाम कवरेज होगा। आई होप दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। आपके मिनिमम 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। इस वन शॉट के बाद बायोमोलिक्यूल्स का एनसीईआरटी का एक भी लाइन कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा, जेईई और नीट दोनों के लिए। राइट, तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। सो आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? आज मैं थोड़ा जॉन इलियस आपको देख रहा था तो वहीं से 2 लाइन्स याद आई है मुझे। बहुत नजदीक आकर भी वो इतना दूर है मुझसे, बहुत नजदीक आकर भी वो इतना दूर है मुझसे, कि जैसे कोई शहर हो, कि जैसे कोई शहर हो किसी वीरानों के जैसा। आई होप आपका मूड सेट हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोटीन्स। प्रोटीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्रोटीन क्या होते हैं? मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम। राइट, मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑफ लिविंग सिस्टम। चीफ सोर्स क्या है भाई इनका? इनका चीफ सोर्स क्या है? इनका चीफ सोर्स है मिल्क। चीज में मिलते हैं, पल्सेस में मिलते हैं, पीनट्स में मिलेंगे, फिश में मिलेंगे और मीट में मिलेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आप सबने देखा होगा कि आपके फूड में हम प्रोटीन जरूर रखते हैं। राइट, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी में प्रोटीन पाया जाता है। फॉर्म्स फंडामेंटल बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्ट्रक्चर में भी काम आएगा, फंक्शन में भी काम आएगा ऑफ लाइफ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। रिक्वायर्ड किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं भैया? ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। किसके? हमारी बॉडी के लिए। सो दीज आर वेरी 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 एसेंशियल फॉर लिविंग सिस्टम। राइट, अब प्रोटीन जो वर्ड है वो डेराइव हुआ है प्रोटियोस से। ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है प्राइमरी और प्राइम इंपॉर्टेंस। राइट, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और जो ऑल प्रोटीन, सारे के सारे प्रोटीन है वो पॉलीमर होते हैं ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, यही सब लिखा हुआ है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे? अमीनो एसिड पे। जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं? पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। और किसके पॉलीमर? अल्फा अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। अभी जो अमीनो एसिड होते हैं, इसके नाम से ही क्लियर है, इसमें एक अमीन ग्रुप होगा और एक एसिडिक ग्रुप होगा। ठीक है जी। तो ये क्या कंटेन करता है? कंटेन करता है क्या? अमीनो ग्रुप और एसिडिक ग्रुप। एसिडिक में कौन सा? COH ग्रुप। अमीन में कौन सा? NH2 ग्रुप। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब जो अमीनो एसिड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है भैया कुछ कैसी होती है? स्ट्रक्चर कुछ ऐसी सी होती है। इसमें एक अमीन ग्रुप होता है, एक कार्बन होता है, एक COH ग्रुप होता है, और इस कार्बन पे एक ग्रुप लगा होगा। इसको मैं R से डिनोट कर रहा हूं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और एक क्या होगा आपका? हाइड्रोजन। कार्बन की 4 वैलेंसी होती है ना। अब ये R ग्रुप डिसाइड करेगा कि कौन सा अमीनो एसिड है। दूसरी चीज, ये किस तरह का अमीनो एसिड है? अल्फा है, बीटा है, गामा है या फिर डेल्टा है? वो डिपेंड करेगा कि कितनी कार्बन है इन दोनों ग्रुप के बीच में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ अमीनो ग्रुप कौन सी पोजीशन पे है वो डिसाइड करेगा कि ये कौन सा है, अल्फा है, बीटा है या गामा है। राइट, तो ये वाला कार्बन जो है अल्फा है तो अल्फा पोजीशन पे है अमीनो एसिड, बीटा पे होता तो बीटा अमीनो एसिड होता, और गामा पे होता तो गामा होता। राइट, तो अल्फा अमीनो एसिड क्या होंगे? पहले ही कार्बन पे है इसलिए कैसा है? अल्फा अमीनो एसिड है। दूसरे कार्बन पे होता तो जैसे COOH, ये और यहाँ पे NH2 होता
तो ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, तो बीटा अमीनो एसिड इनको कहते हैं। और जो प्रोटीन है वो पॉलीमर है किसके, अल्फा अमीनो एसिड के। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो प्रोटीन जो अमीनो एसिड होते हैं उनको मैं क्या कर सकता हूँ, क्लासीफाई कर सकता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ अमीनो ग्रुप की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू COOH ग्रुप, राइट। तो ये अल्फा भी हो सकते हैं, बीटा भी हो सकते हैं, गामा भी हो सकते हैं एंड डेल्टा भी हो सकते हैं, राइट। ओनली अल्फा अमीनो एसिड्स आर ऑब्टेन ऑन हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन। जो प्रोटीन है वो पॉलीमर है, प्रोटीन जो है वो पॉलीमर है ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी कि अगर अमीनो एसिड का हाइड्रोलाइज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ अल्फा अमीनो एसिड मिलेगा। ये लाइंस याद रखनी है, राइट। दे में कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो। इनके पास जरूरी नहीं सिर्फ NH2 और COOH ग्रुप ही हो, इनके पास कोई और ग्रुप भी हो सकता है। और वो मुझे कहाँ मिलेगा भाई, वो मुझे कहाँ मिलेगा, इनके पास कोई और ग्रुप भी हो सकता है, वो मुझे कहाँ मिलेगा, वो मुझे इस R ग्रुप में मिलेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे, और R को कहता हूं मैं साइड चेन, ठीक है जी। थोड़ा सा और बात करते हैं अल्फा अमीनो एसिड की। ओनली अल्फा अमीनो एसिड आर ऑब्टेन बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, जिसके बारे में अभी हमने बात की थी। दे में कंटेन अदर फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो, और फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं। ऑल अल्फा अमीनो एसिड्स हैव ट्रिवियल नेम, सब अल्फा अमीनो एसिड के नाम ट्रिवियल हैं, राइट। रिफ्लेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑल अल्फा अमीनो एसिड, क्या बोल रहा हूं जी, ऑल अल्फा अमीनो एसिड हैव देयर ट्रिवियल नेम। ये क्या बताते हैं, ये जो नेम है ये डिपेंड करेगा कि उनकी प्रॉपर्टी, या तो उनकी प्रॉपर्टी पे रख दिया गया है नाम, या फिर वो उनका सोर्स क्या था उस पे नाम रख दिया गया। जैसे कि अगर ग्लाइसिन की बात करूं तो वो ग्रीक वर्ड से आया है ग्लाइकोज। ग्लाइकोज का मतलब होता है क्या, स्वीट, और इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसका टेस्ट कैसा है, स्वीट इन टेस्ट है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज टायरोसिन। टायरोसिन कहाँ से ऑब्टेन हुआ है, चीज से। तो इसका जो ग्रीक वर्ड था वो क्या था, जहाँ से इसका नाम आया, टायरोस, और उसका मतलब क्या होता है, चीज होता है। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अल्फा अमीनो एसिड के जो नाम है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं कि उनकी प्रॉपर्टी क्या है, उसके बेसिस पे रख दिया गया है उनका नाम, या फिर उनको किस सोर्स से निकाला था। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। तो नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं जनरली। तो अगर मैं नाम की बात करूं तो नेम जो है उनका वो मैं 3 लेटर से लिखूंगा, या फिर समटाइम मैं 1 लेटर भी यूज करूंगा। तो समटाइम 1 लेटर इज यूज, या फिर 3 लेटर यूज करेंगे। अभी हम टेबल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, और क्लासिफिकेशन की बात करूंगा अमीनो एसिड की, तो उनको क्लासिफाई कर सकता हूं मैं उनको ऑन द बेसिस ऑफ उनका नेचर, कि वो बेसिक है, एसिडिक है, या फिर न्यूट्रल है, राइट। तो अगर वो न्यूट्रल है, इसको समझ लेते हैं भाई। अगर NH2 और COOH, नंबर ऑफ NH2 और COOH ग्रुप बराबर है तो वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। अगर NH2 ग्रुप ज़्यादा होंगे COOH से तो वो कैसा होगा, जनरली बेसिक होगा। और अगर COOH ग्रुप ज़्यादा होंगे NH2 से तो वो जनरली कैसा होगा, आपका एसिडिक होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि NH2 और COOH, NH2 कैसा है, अपने आप में बेसिक है क्योंकि उस पर लोन पेयर है, राइट। और जो आपका COOH है वो कैसा है, एसिडिक है, राइट। तो अगर ये दोनों बराबर हैं तो जनरली न्यूट्रल होगा, और अगर NH2 ज़्यादा है तो बेसिक इन नेचर होगा, और NH2 कम है तो वो कैसा होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, क्लासिफिकेशन के बारे में समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। एक और क्लासिफिकेशन है अमीनो एसिड की, वो क्या है कि कुछ अमीनो एसिड असेंशियल होते हैं, कुछ अमीनो एसिड नॉन असेंशियल होते हैं, राइट। अब जो नॉन असेंशियल अमीनो एसिड हैं, हमारी बॉडी में ही तो चाहिए ना हमें अमीनो एसिड, किस लिए चाहिए, प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए चाहिए। तो कुछ नॉन असेंशियल अमीनो एसिड हैं और कुछ कैसे हैं, आपके असेंशियल अमीनो एसिड हैं। जो असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं आपके, जो असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं आपके, राइट, वो आपकी बॉडी नहीं बनाती और वो आपको डाइट के थ्रू लेने पड़ेंगे। और जो नॉन असेंशियल होते हैं वो आपकी बॉडी खुद सिंथेसाइज कर लेती है। तो बॉडी ही क्या कर लेगी, आपकी सिंथेसाइज कर लेगी, बॉडी ही क्या कर लेगी, उनको बना लेगी। तो वो क्या हो जाएंगे, आपके
नॉन असेंशियल अमीनो एसिड हो जाएंगे। और असेंशियल क्या होंगे? जो आपको डाइट के थ्रू लेने पड़ेंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप कोई एक याद कर लो, असेंशियल याद कर लोगे तो बाकी सारे क्या होंगे? आपके नॉन असेंशियल हो जाएंगे। और अगर नॉन असेंशियल याद कर लेते तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे? असेंशियल हो जाएंगे। तो आप कोई सा भी एक याद कर लो। तो असेंशियल वो होंगे जो बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। कहाँ से लेने पड़ेंगे? डाइट के थ्रू लेने पड़ेंगे। कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं वेलाइन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथ्योनिन, फिनाइलएलानिन, ट्रिप्टोफैन, हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये अभी टेबल में बता दूंगा मैं, जी टेबल में बता दूंगा आपको, ये थोड़ा साफ नहीं लिखा हुआ। अब नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात करूँ तो कौन से होते हैं? जो बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है। जरूरत ही नहीं है आपकी, आपकी बॉडी खुद बना रही, तो आपको बाहर से लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ जाते हैं आगे। तो इस पैराग्राफ को एक बार आप रीड कर लेना। इसमें यही लिखा है कि कौन से असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कौन से नॉन असेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, कौन से एसिडिक अमीनो एसिड होते हैं, कौन से बेसिक होते हैं और कौन से आपके न्यूट्रल होते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर जस्ट पहले हमने पढ़ा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो सेम बात ही लिखी है, आप इसको एक बार जस्ट रीड कर लेना। बढ़ जाते हैं आगे, टेबल से देख लेते हैं। अब इसमें एक चीज देखिए, आप स्टार मार्क लगा हुआ है ना, स्टार मार्क का मतलब है वो कैसे हैं? आपके असेंशियल अमीनो एसिड है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, आपका क्या लिखा है? 3 लेटर सिंबल लिखा है, एक 1 लेटर सिंबल लिखा है, उसमें आर, आपकी जो साइड चेन है, आपने देखा था ना अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर क्या थी? एक तो COH ग्रुप था, एक NH2 ग्रुप था और एक R था। ये जो साइड चेन है हर किसी में अलग अलग होती है, तो वो साइड चेन यहाँ पे बताई गई है और अमीनो एसिड का नाम यहाँ पे बताया गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि टेबल में क्या है। टेबल में पहले नाम दे रखा है, फिर साइड चेन क्या है वो दे रखी है, ठीक है, फिर 3 लेटर सिंबल दे रखा है कि मतलब नाम से 3 लेटर सिंबल आ रहा है और उसका 1 लेटर कोड आ रहा है। सपोज कि एक अमीनो एसिड है जिसका नाम क्या है? ग्लाइसिन, राइट, तो उसका 3 लेटर सिंबल क्या बना दिया? ग्लाई, राइट। और इसका जो 1 लेटर कोड होगा, जनरली कोड बोल देते हैं, वो जो आपको देगा या तो कोड दे देगा या फिर वो 3 लेटर सिंबल दे देगा, जिससे आपको पता लग जाएगा, पूरा का पूरा नाम आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या कोड क्या है? हर किसी का अलग अलग है। तो इसका पहले ग्लाइसिन वाले का कोड क्या है? जी। जरूरी नहीं है कि हर किसी में फर्स्ट लेटर ही आपका कोड आया, तो थोड़ा ध्यान देना है इस चीज को। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो या तो ये दे देगा या ये दे देगा, और अगर बहुत ही कृपा अच्छी रही है आपके ऊपर तो आपको पूरा नाम दे देगा वो। तो आपको किसी भी एक चीज से समझना पड़ेगा कि कौन सा अमीनो एसिड की बात हो रही है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। तो आपके पास क्या है? ग्लाइसिन है। ग्लाइसिन में क्या है? साइड चेन हाइड्रोजन है और इसका 3 लेटर कोड है ग्लाई, और ये कैसा है? जी, राइट। यानी कि आपके जो साइड चेन है उसमें ना तो NH2 है, ना ही COH है, और क्या है? एक तो हाइड्रोजन होता ही है, और R क्या है आपका? हाइड्रोजन है। यानी कि इसमें COH और NH2 ग्रुप क्या है? बराबर हैं। यानी ये कैसा होगा? आपका न्यूट्रल होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। बढ़ जाते हैं आगे। एलानिन, एलानिन का 3 लेटर कोड क्या दिया है? एला, और 1 लेटर कोड क्या दिया है? ए। ये किस्मत की बात है अगर सेम ऐसा आ रहा है तो, राइट। अदरवाइज जरूरी नहीं है हर किसी के केस में सेम आए। इसकी साइड चेन क्या होती है? CH3, यानी अगेन COH ग्रुप किसके बराबर आ जाएंगे? NH2 ग्रुप के बराबर। मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। ये COH है, ये NH2 है, और साइड चेन क्या है? CH3, यानी ये वाले ग्रुप किसके बराबर है? ये ग्रुप। या तो ये ज्यादा होना चाहिए NH2 बेसिक होने के लिए, या COH ग्रुप ज्यादा होने चाहिए NH2 से क्या? एसिडिक होने के लिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप ना इसको बढ़ा रहा ना इसको बढ़ा रहा, राइट। तो आपका क्या हो जाएगा? ये भी कैसा हो जाएगा? न्यूट्रल। ये भी अगला कैसा है? न्यूट्रल। आगे देखोगे उसमें भी ना COH है ना NH2 ग्रुप है। अच्छा, वेलाइन है तो VAL इसका 3 लेटर कोड है, और 1 लेटर कोड क्या है? V, और ये भी कैसा है आपका? न्यूट्रल। आइसोल्यूसिन में भी ना COH ग्रुप है साइड चेन में, ना NH2 ग्रुप है, यानी ये भी कैसा है? न्यूट्रल। ल्यूसिन है ये। ल्यूसिन का 3 लेटर कोड क्या है? ल्यू, और इसका 1 लेटर कोड क्या है? L। अभी तक सब आसान चल रहा है, नहीं। नेक्स्ट आ जाते हैं क्या? आइसोल्यूसिन। आइसोल्यूसिन में अगर आप साइड चेन देखोगे तो उसमें ना तो COH है ना NH2 है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ये कैसा है? ये भी कैसा आ जाएगा आपका? ये भी आपका न्यूट्रल आ जाएगा। इसका 3 लेटर कोड क्या है? ILE। देखिए अब नहीं आ रहा है ना, अब नहीं आ रहा, तो ध्यान रखना है भाई। और इसका 1 लेटर कोड क्या है? I। नेक्स्ट इज योर आर्जिनिन। आर्जिनिन क्या है भाई? आर्जिनिन में NH2 ग्रुप है, यानी NH2 ग्रुप क्या हो जाएंगे? COH से ज्यादा हो जाएंगे, तो ये कैसा हो जाएगा आपका? बेसिक इन नेचर
हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, राइट। ये बेसिक इन नेचर होगा। इसका 3 लेटर कोड क्या है आपका, जैसे आर्जिनिन है, ये आर्ज आ गया, और इसका 1 लेटर कोड, देखिए 3 लेटर कोड तो आ रहा है नाम से, पर 1 लेटर कोड नहीं आ रहा था, तो वो ध्यान रखना है आपको। आर्जिनिन का 1 लेटर कोड क्या है, आर। नेक्स्ट इज योर लाइसिन। लाइसिन का 3 लेटर कोड लाइस ही है, और पर 1 लेटर कोड फिर अगर अलग है तो इसका क्या है के। तो ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि 1 लेटर कोड जो है वो नाम से नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगेन इस चेन में देखिए NH2 ग्रुप है, यानी ये भी कैसा होगा, इसके NH2 ग्रुप ज़्यादा हो जाएंगे COS से, तो ये कैसा होगा, बेसिक होगा। तो आपके 6 और 7 कैसे हैं, बेसिक हैं। एक और बेसिक होता है विच इज हिस्टिडीन। हिस्टिडीन कहीं लिखा है क्या, अगले पेज पे लिखा होगा, राइट। तो ये दोनों आपके क्या हैं, बेसिक इन नेचर है, राइट। बढ़ जाते हैं आगे। देखिए अगले वाले में ग्लूटामिक एसिड में और एस्पार्टिक एसिड में दोनों में ही COH ग्रुप है साइड चेन में, यानी कि COH ग्रुप अब ज़्यादा हो गए। ये दोनों कैसे हो जाएंगे आपके एसिडिक, ये दोनों कैसे हैं आपके बेसिक। अच्छा, ग्लूटामिक एसिड का ग्लू आ रहा है, एस्पार्टिक एसिड का ASP आ रहा है, ओके। बट देखिए जो इनके आपके वो देखेंगे 1 लेटर कोड, वो नाम से नहीं आ रहे, तो वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि ग्लूटामिक एसिड का E है और एस्पार्टिक एसिड का D है, राइट। अगर आप इनकी स्ट्रक्चर बनाओगे तो ये है आपका COH, ये है आपका NH2, राइट। और अगर आप एस्पार्टिक एसिड बना रहे हो तो एक कार्बन छोड़ के अगले पे है COH, दिस इज योर एस्पार्टिक एसिड। 3 लेटर कोड एस्पार्टिक, और 1 लेटर कोड क्या है, D। तो आपको ये दे सकता है, ये दे सकता है, ये दे सकता है, स्ट्रक्चर दे दी तो उससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। तो जो अमीनो एसिड है, अमीनो एसिड की ट्रिक्स हमने डाली हुई है, अमीनो एसिड की हमने याद करने की ट्रिक्स डाली हुई है। आप उनको जाके देखें और रिवाइज कर लें वहाँ से कि कैसे अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर हमें याद करनी है, कैसे अमीनो एसिड के हमें नाम याद करने हैं, वहाँ से हो जाएगा। अदरवाइज आप यहाँ से भी याद कर सकते हैं टेबल से, बड़ा सिंपल सा है, राइट। तो ये दोनों आपके बेसिक थे, ये दोनों आपके एसिडिक है। नेक्स्ट इज ग्लूटामिन। ग्लूटामिन में क्या है आपका CONH2, यानी अमाइड ग्रुप है। ये याद रखना है भाई किस में कौन सा ग्रुप है, ये पूछा जा चुका है। एस्पेराजिन में भी क्या है आपका अमाइड ग्रुप है। आप थ्रियोनिन और सीरीन देखोगे उसमें कौन सा ग्रुप है, अल्कोहलिक। आप देखेंगे आपका सिस्टीन और मिथ्योनिन, इन दोनों में कौन सा ग्रुप है आपका, कौन क्या पड़ा है, सल्फर पड़ा होगा, राइट। तो ये पूछा जा सकता है किस अमीनो एसिड में क्या है, कौन सा ग्रुप है, कौन सा एटम है, ये चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट इज योर फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन। देखिए इसमें भी बेंजीन रिंग है C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप है, इसमें भी C6H4 है यानी फिनाइल ग्रुप है, और इसमें ये रिंग दे रखी है, यानी ये तीनों ही कैसे हैं आपके एरोमेटिक इन नेचर है। तो ये ध्यान रखना आपको, ये टेबल आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है भाई, तभी समझ आएगी चीज़, नहीं तो नहीं आएगी। और ये 3 लेटर कोड आपको जनरली नाम से आ जाएगा, जैसे ट्रिप्टोफैन का आ गया नाम से TRP, टायरोसिन का आ गया TYR, फिनाइल एलानिन का आ गया PHE। बट जरूरी नहीं कि इनके जो नाम का 1 लेटर कोड है वो भी है। तो फिनाइल एलानिन तो देखिए F से आ गया, टायरोसिन आपका Y से आया पर T से स्टार्ट हो रहा है, ट्रिप्टोफैन का क्या है W। बड़ा ध्यान से देखना है भाई, ध्यान से देखना है आपको, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर हिस्टिडीन। हिस्टिडीन में देखेंगे तो आपको नाइट्रोजन दिख रही है, यानी कि ये कैसा है, बेसिक है। साइड चेन में है ना NH2 और COH वैसे तो बराबर है, पर साइड चेन में NH बढ़ गया, राइट। तो ये कैसा हो गया, बेसिक हो गया। हिस्टिडीन का 3 लेटर कोड हिस है और H आ रहा है, किस्मत वाली बात है कि 1 लेटर कोड सेम आ गया। नेक्स्ट इज योर प्रोलीन। प्रोलीन कैसा है भाई आपका, साइक्लिक इन नेचर है। प्रोलीन कैसा है, साइक्लिक इन नेचर है। इसका 3 लेटर कोड क्या है, प्रो, और 1 लेटर कोड क्या है, P, राइट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। अब इसमें हमने एक चीज और देखी, जो स्टार वाले हैं वो कैसे हैं, असेंशियल है। जो स्टार वाले हैं आपके वो कैसे हैं, असेंशियल, यानी वेलाइन असेंशियल है, ल्यूसिन असेंशियल है, राइट। तो वेलाइन असेंशियल है, ल्यूसिन असेंशियल है। आइसोल्यूसिन कैसा है आपका, असेंशियल है। आर्जिनिन कैसा है आपका, असेंशियल है। लाइसिन कैसा है आपका, असेंशियल है, राइट। नीचे आ जाइए भाई, थ्रियोनिन कैसा है आपका, थ्रियोनिन का सिंगल लेटर कोड क्या है, T, असेंशियल है। आपका मिथ्योनिन कैसा है, M, असेंशियल है, राइट। आपका फिनाइल एलानिन कैसा है, F, असेंशियल है।
आपका ट्रिप्टोफैन कैसा है, W असेंशियल है। तो ये कितने दिख गए आपको, 4, 2, 6 और 3 9। एक अगले पेज पे भैया देख लेते हैं, अगले पेज पे कौन सा है, हिस्टिडीन कैसा है आपका, असेंशियल है। तो ये सभी क्या है आपके असेंशियल अमीनो एसिड है, यानी ये बॉडी इनको प्रिपेयर नहीं करती, ठीक। तो बढ़ जाते हैं, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं, और बात करते हैं अमीनो एसिड के बारे में, यानी अल्फा अमीनो एसिड के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो जनरली ये अमीनो एसिड कैसे होते हैं, ये कलरलेस होते हैं, ये क्रिस्टलाइन इन नेचर होते हैं, ये आपके वाटर सोल्यूबल होते हैं, और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है, राइट। दूसरी चीज, ये सॉल्ट की तरह बिहेव करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। जो अमीनो एसिड होते हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है कुछ ऐसी सी, यानी COOH ग्रुप होगा, एक NH2 ग्रुप होगा और एक R होगा। अब आप देखेंगे इसमें एसिडिक ग्रुप पड़ा है और बेसिक ग्रुप पड़ा है। तो एसिड बेस मिलके क्या बनाते हैं, सोल्ट। तो ये क्या करेंगे भाई, ये एसिड अपना H+ लूज कर देगा और ये बेस H+ इसका पकड़ लेगा। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका NH3 पॉजिटिव, COO नेगेटिव और R, राइट। तो ये क्या बन गया आपका, सॉल्ट की तरह बन गया है। तो ये कैसा बिहेव करते हैं, बिहेव लाइक सॉल्ट रेदर देन सिंपल अमीन्स। या तो ना ये अमीन है, सिंपल अमीन नहीं है, ना ही ये सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड है। ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ये इस तरीके की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। और ऐसा क्यों करते हैं ये, बिकॉज प्रेजेंस ऑफ बोथ, दोनों ही चीजें प्रेजेंस है। क्या क्या आपका, क्या क्या प्रेजेंट है इसमें, आपका प्रेजेंट है एसिडिक ग्रुप विच इज COH, एसिडिक ग्रुप विच इज COH ग्रुप, और आपका बेसिक ग्रुप विच इज NH2 ग्रुप। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे, राइट। अच्छा, ये जो आपका अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, देखिए इसमें COH ग्रुप है और NH2 ग्रुप है, राइट। ये जो अमीनो एसिड है इसमें बेसिक ग्रुप है और एसिडिक ग्रुप है। तो बेसिक आपका H पकड़ लेगा तो NH3 पॉजिटिव बनाएगा, और एसिडिक H+ छोड़ देगा तो क्या बन जाएगा, COO नेगेटिव बन जाएगा। अभी हमने जस्ट ये बात की थी। और ये जो अमीनो एसिड है इस फॉर्म में ना रह के आपका किस फॉर्म में रहना पसंद करता है, इस फॉर्म में। इस फॉर्म का नाम है, इसको कहते हैं ज्यूटेरायन फॉर्म। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा। इसको कहते हैं ज्यूटेरायन फॉर्म या फिर ज्यूटेरायनिक फॉर्म, राइट। अब ये जो ज्यूटेरायनिक फॉर्म में ये एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। क्या कह रहा हूं, एम्फोटेरिक बिहेवियर आपका। अभी जो ज्यूटेरायनिक फॉर्म है ये आपका एम्फोटेरिक बिहेवियर शो करता है। एम्फोटेरिक मतलब जो एसिड की तरह बिहेव करे और बेस की तरह भी बिहेव करे। कैसे करता है भाई, RCH COO नेगेटिव और आपका NH3 पॉजिटिव, ये है। अब इसमें हम अगर मैं एसिड डालूंगा, एसिड मतलब HX, तो ये क्या ले लेगा, O नेगेटिव आपका H+ ले लेगा। तो यानी कि ये इस टाइम पे कैसा बिहेव कर रहा है, बेस की तरह, क्योंकि ये एसिड से रिएक्ट कर रहा है। और अगर मैं इसमें बेस डाल दूं, बेस क्या डाल दूं, जैसे कि NaOH यानी OH नेगेटिव, तो वो क्या करेगा, इस NH3 का पॉजिटिव का क्या ले लेगा, H ले लेगा। तो क्या हो जाएगा, ये एसिड से भी रिएक्ट कर रहे हैं और बेस से भी रिएक्ट कर रहे हैं। तो यानी कि ये कैसा बिहेवियर शो कर रहे हैं, आपका एम्फोटेरिक बिहेवियर शो कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये दोनों से ही रिएक्ट कर जाते हैं, एसिड एज वेल एज बेस से। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आप एक बार इस पैराग्राफ को पढ़ लेना, यही सब लिखा हुआ है, राइट। तो आपको चीजें आराम से आसानी से याद हो जाएंगी। बढ़ जाते हैं आगे, ठीक। जो आपके अमीनो एसिड होते हैं, अगर उनकी स्ट्रक्चर देखोगे आप, तो ये COH ग्रुप है, ये NH2 ग्रुप है, एक हाइड्रोजन पड़ा है और एक क्या है आपका R ग्रुप, साइड चेन। R ग्रुप क्या है आपका, साइड चेन। अब साइड चेन में कुछ भी हो सकता है। तो आप देखोगे मोटा मोटा आपके जो चारों, ये वाला ग्रुप भी, ये वाला ग्रुप भी, ये वाला ग्रुप भी और ये सभी क्या है, इस पर्टिकुलर कार्बन से जुड़े हुए हैं। और ये चारों ही क्या है आपके
अलग अलग हैं, यानी ये जो कार्बन है आपका जनरली क्या होगा, कायरल होगा, बशर्ते ये जो R है आपका ना तो NH2 हो, ना H हो, ना COH। और जनरली ऐसा होता भी है, मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा होता है। बस किस में नहीं होता, सिर्फ एक केस में नहीं होता, जिसको कहते हैं ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में जो R है वो क्या होती है आपकी, उसकी साइड चेन क्या होती है आपकी, H होती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो जब साइड चेन आपकी जो है वो H हो जाएगी तो ये कायरल आपका नहीं रहेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो समझ लेते हैं भाई, ऑल नेचुरली अकरिंग अल्फा अमीनो एसिड, यानी सारे के सारे नेचुरली अकरिंग जो नेचर में पाए जाते हैं अल्फा अमीनो एसिड, वो सभी क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, किसको, ग्लाइसिन को छोड़ के। राइट। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो आपका कार्बन है, कौन सा कार्बन है, COH से अगला वाले कार्बन को मैं अल्फा कार्बन बोलता हूं, वो कार्बन कैसा है आपका, वो एसिमेट्रिक है। कैसा है भाई, एसिमेट्रिक है। उस पे चारों ग्रुप कैसे जुड़े हुए हैं, अलग अलग जुड़े हुए हैं, इसलिए ये अल्फा कार्बन कैसा होगा, कायरल कार्बन होगा, कायरल सेंटर होगा, एसिमेट्रिक सेंटर होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। राइट। अब ये कैसे हैं भाई, कायरल तो है, ये तो क्लियर है क्योंकि एसिमेट्रिक कार्बन है। तो अगर मैं इनको फिशर कॉन्फ़िगरेशन में दिखाऊं तो कुछ ऐसी सी कॉन्फ़िगरेशन आएगी, एक COH आएगी, नीचे क्या आ जाएगा आपका आपका आ जाएगा R ग्रुप आ जाएगा, और एक साइड क्या आ जाएगा, NH2 आ जाएगा, और एक साइड क्या आ जाएगा H। ऐसा मोटा मोटा आपका कुछ आता हुआ दिखेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। राइट। अब ये जो फिशर कॉन्फ़िगरेशन है ये इस तरीके की भी हो सकती है और इस तरीके की, मोटा मोटा समझा रहा हूँ। ठीक है, ये भी हो सकती है आपकी फिशर कॉन्फ़िगरेशन। राइट। अब इसमें इस NH2 की पोजीशन के हिसाब से आपने ग्लिसरॉल्डिहाइड पढ़ा था, ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेसिस पे मैं कार्बोहाइड्रेट का बताता था कि वो D होगा या L होगा। कौन सा D, कैपिटल D और कैपिटल L में ग्लिसरॉल्डिहाइड किसके बेसिस पे बताता था, ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेसिस पे, ग्लिसरॉल्डिहाइड के बेसिस पे बताता था। कैसे बताता था, मैं कहता था भैया, मैं कहता था कि ये CHO ग्रुप है, नीचे CH2OH ग्रुप है, एक साइड में OH ले रहा हूँ, एक साइड में H। ये OH अगर राइट हैंड साइड पे है तो D होगा और लेफ्ट हैंड साइड पे है तो L होगा। सिमिलरली अमीनो एसिड की कॉन्फ़िगरेशन भी मैं, OH तो नहीं है इसमें किसके बेसिस पे बताऊंगा, NH2 ग्रुप के बेसिस पे बताऊंगा। अगर ये राइट हैंड साइड पे होगा तो D होगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो L होगा। बस यहाँ पे OH की जगह मैं किसको यूज कर रहा हूँ, NH2 को यूज कर रहा हूँ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। राइट। तो D और L अमीनो एसिड के बेस में मैं बताऊंगा, पर बताऊंगा किसके बेसिस पे, NH2 ग्रुप की पोजीशन के बेसिस पे कि वो राइट में आएगा या लेफ्ट में। अगर राइट में है तो क्या हो जाएगा भैया, वो D हो जाएगा, और अगर लेफ्ट में है तो क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। मोस्ट ऑफ दी अमीनो एसिड जो होते हैं वो नेचुरली अकरिंग, जो नेचर में पाए जाते हैं, वो किस में होते हैं, L फॉर्म में होते हैं। मोस्ट नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड हैव L कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आप सभी को ये चीज़ याद रहेगी। ये लाइन आई हुई है बहुत बार, दूसरे एग्जाम्स में भी आई हुई है, JEE नीट को छोड़ के दूसरे एग्जाम्स में भी बहुत बार पूछी गई है। L अमीनो एसिड आर रिप्रेजेंटेड बाय राइटिंग NH2 ग्रुप ऑन लेफ्ट और राइट। वो बस उस लेफ्ट पे होगा तो L होगा, राइट पे होगा तो D होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। अब एक्वस सोल्यूशन में क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन में जो आपके अमीनो एसिड होते हैं उसमें दोनों ग्रुप हैं, एक COH ग्रुप भी है और NH2 ग्रुप भी है। कैसे है भैया, ये है आपका COH ग्रुप भी है और NH2 ग्रुप भी है। ठीक है, तो ये COH ग्रुप क्या करता है, जैसे एक्वस सोल्यूशन में जाता है तो अपना H+ लूज कर देता है, तो ये बन जाता है आपका। ठीक है, और ये बेसिक है तो ये क्या करता है आपका H+ गेन कर लेता है। तो इसी को, ये जो चीज़ बनी ये क्या है आपकी, ज्यूटर आयनिक फॉर्म है। कैसी है भाई, ज्यूटर आयन फॉर्म है। ये कैसा है, सॉल्ट की तरह बिहेव करेगा। ये कैसा है, एम्फोटेरिक की तरह बिहेव करेगा। इसका बिहेवियर कैसा होगा, एम्फोटेरिक बिहेवियर होता है। ये एसिड से भी रिएक्ट कर लेता है और बेसिड से भी रिएक्ट कर लेता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, अमीनो एसिड आपका खत्म हो गया, नेक्स्ट आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन पे। बढ़ जाते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। अगर आप प्रोटीन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे
तो वो बेसिकली क्या है, आपको पता है प्रोटीन जो है वो अल्फ़ा अमीनो एसिड से मिलके बने हुए हैं। अल्फ़ा अमीनो एसिड एक लॉन्ग चेन में जुड़ जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा, राइट। तो अगर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करें तो ये अमीनो एसिड जो है वो जुड़े हुए हैं, अमीनो एसिड लिंक्ड है, और वो लिंक्ड है किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। उनके बीच में जो लिंकेज है वो क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड की है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये क्या होता है, पॉलीमर ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड का क्या होता है, पॉलीमर होते हैं। अब पेप्टाइड बॉन्ड है तो पेप्टाइड बॉन्ड बेसिकली कोई और बॉन्ड नहीं, अमाइड बॉन्ड ही होता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अभी जस्ट थोड़ी देर में समझाऊंगा मैं कि कैसे बन रहा है ये। क्या होता है कि आपके जो अमीनो एसिड हैं, दो अमीनो एसिड हैं, एक और एक दो, ये दोनों आपस में जुड़ेंगे। किससे जुड़ेंगे, एक पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़ेंगे। अब जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो बेसिकली अमाइड ही होता है। आई होप आप सभी को ये चीज़ समझ में आ रही होगी, नहीं आएगी तो अभी 1 मिनट में समझ में आ जाएगी। एक अमीनो एसिड का एक ग्रुप और दूसरे का एक ग्रुप आपस में जुड़ेंगे। अब वो कौन कौन से ग्रुप होंगे, एक का COH ग्रुप होगा और एक का क्या होगा, आपका NH2 ग्रुप होगा। दोनों जुड़ेंगे, वाटर मॉलिक्यूल को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे, और आपका एक क्या बन जाएगा, एक CONH बॉन्ड बनेगा। ये कुछ ऐसा सा दिखता है, C+ONH। आपको पता है अमाइड क्या होता है, C+ONH2। तो ये क्या है, CONH। ये यहाँ से भी जुड़ा हुआ और यहाँ से भी, यहाँ से एक अमीनो एसिड का पार्ट जुड़ा हुआ और दूसरे अमीनो एसिड का पार्ट उस साइड से जुड़ा हुआ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके से बहुत सारे अमीनो एसिड क्या करते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। समझाने के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ, आपका अमीनो एसिड क्या होता है, ये होता है COOH NH2, और इसमें क्या होता है, एक R चेन होती है, मान लो एक R1 डैश है। एक दूसरा अमीनो एसिड है विच इज NH2, इसमें जो चैन है वो क्या है, R2 चैन है और इसमें COH ग्रुप है। जब ये जुड़े तो इन्होंने वाटर मॉलिक्यूल को क्या करा, रिलीज कराया। वाटर मॉलिक्यूल रिलीज कैसे हुआ, इसका OH ग्रुप और इसका H वो दोनों निकल गए, तो क्या बन गया आपका, एक बन जाएगा CONH, राइट। और इसका ये वाला पोर्शन और ये वाला, इसका ये वाला पोर्शन कैसा रहेगा, सेम रहेगा, यानी कि ये क्या रहेगा आपका R2COOH, और इधर क्या रहेगा, ये वाला R1, और ये क्या रहेगा NH2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो नया क्या बना, ये बना है, इसी को क्या कहता हूं मैं, पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, तो दो अमीनो एसिड, जब दो अमीनो एसिड आपके जुड़ रहे हैं, दो अमीनो एसिड आपके जुड़ रहे हैं, तो आपको कितने पेप्टाइड बॉन्ड मिल रहे हैं, आपको एक पेप्टाइड बॉन्ड मिल रहा है। इस चीज को आप ध्यान रखिए, आपको कितने पेप्टाइड बॉन्ड मिल रहे हैं, एक पेप्टाइड बॉन्ड आपको मिल रहा है। पेप्टाइड कह लीजिए, अमाइड कह लीजिए, पेप्टाइड इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे यही दे रखा, आप एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। आपको क्या दे रखा है भैया, एक अमीनो एसिड ये है, पहला वाला ग्लाइसिन, और दूसरा वाला क्या है, एलानिन। ध्यान रखना, पहला वाला कौन सा है, ग्लाइसिन, दूसरा वाला क्या है, एलानिन। जब इसको जोड़ूंगा तो क्या बनेगा, एक दो अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे और वो क्या नाम आएगा उनका, ग्लाई एला, राइट, ग्लाई एला। एला जो एंड वाला है उसका पूरा नाम आएगा एलानाइन, राइट। अब इसमें कितने अमीनो एसिड जुड़े हैं आपके, दो अमीनो एसिड जुड़े हैं, तो इसको क्या कहूंगा मैं, इसको कहूंगा मैं डाइपेप्टाइड। कितने अमीनो एसिड जुड़े हैं, दो जुड़े हैं, तो इसको क्या बोलूंगा, डाइपेप्टाइड बोलूंगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और डाइपेप्टाइड में पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं आपके, आपके पेप्टाइड बॉन्ड है एक, अमीनो एसिड कितने हैं, दो। आई होप आप सभी को ये चीज क्लियर हो गई होगी, राइट। तो एक बार इसको रीड कर लीजिए आप। यू हैव ऑलरेडी रीड दैट द प्रोटीन, you have already read that the protein are polymer of alpha amino acid and they are connected together by peptide bond। peptide linkage कहो या peptide bond कहो, एक ही बात है। केमिकली पेप्टाइड लिंकेज इज एन अमाइड फॉर्म, अमाइड फॉर्म है भाई। ये CONH जो है, CONH जो है ये क्या है, अमाइड है, अमाइड है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बिटवीन COH ग्रुप एंड NH2 ग्रुप, COH एक का है, ये वाला COH ग्रुप है, और NH2 दूसरे का। ये एक अमीनो एसिड है आपके पास और ये दूसरा अमीनो एसिड। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। ये COH एक बंदे का और NH2 दूसरे का रिएक्ट करेगा, वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा और आपको क्या मिल जाएगा, पेप्टाइड लिंकेज मिल जाएगी। द रिएक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल ऑफ सिमिलर और डिफरेंट, कोई भी सिमिलर भी हो सकते हैं, अलग अलग अमीनो एसिड भी हो सकते हैं जुड़ने वाले, ऑफ वन मॉलिक्यूल विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अदर विद अमीनो एसिड, दोनों क्या करेंगे, जुड़ेंगे। दिस रिजल्ट इन द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, आपका वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, एंड फॉर्मेशन ऑफ अ पेप्टाइड बॉन्ड CONH बॉन्ड विल क्या take place, right? The product of the reaction is called dipeptide।
नाम क्या बोल रहा हूं मैं, जो बन रहा है उसको बोल रहा हूं डाइपेप्टाइड। ठीक है, पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं इसमें, एक। अमीनो एसिड कितने हैं, दो। राइट, ये ध्यान रखना है आपको, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड। अगर 2 अमीनो एसिड का है तो डाइपेप्टाइड, 3 अमीनो एसिड का है तो ट्राइपेप्टाइड, 4 का होगा तो टेट्रापेप्टाइड। राइट, बढ़ जाते हैं आगे। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ ग्लाइसिन, ग्लाइसिन ये रहा आपका, ठीक है, कंबाइंड विद अमीनो ग्रुप ऑफ एलानिन, ये एलानिन से कंबाइन हो रहा है, तो आपको क्या मिल रहा है, ग्लाई एलानिन, ग्लाइसाइल एलानिन। क्या मिल रहा है जी, ग्लाइसाइल, जैसे कि ब्रांच का नाम लिखते थे आप, और दूसरे का क्या आ जाएगा, पूरा नाम, विच इज एलानाइन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा नेमिंग भी। और अगर 3 सिंबल में लिखूंगा तो ग्लाई एला, ऐसे लिख सकते हो आप। बढ़ जाते हैं आगे। अब ये अमीनो एसिड हमें पता है ज्यूटर आयन फॉर्म में रहना पसंद करते हैं, तो रिएक्शन के लिए आप इनको ऐसे दिखा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपने ग्लाइसिन और एलानिन को मिलाया तो आपको क्या मिल गया, एक डाइपेप्टाइड मिल गया। राइट, अब आपको पता है अगर आप एन पेप्टाइड ले रहे हो, ठीक है, तो जैसे मैंने बताया डाइपेप्टाइड है आपके पास, तो उसमें अमीनो एसिड कितने हैं, 2, ठीक है, और पेप्टाइड बॉन्ड कितने हैं, 1। तो ऐसे ही एन पेप्टाइड होगा अगर कोई, तो उसमें अमीनो एसिड कितने होंगे, एन, और पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे, n-1। ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत पूछा जा चुका है, इस पे जेई पे बहुत सवाल बने हैं, पर उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा पूछता है कि कितना वाटर मॉलिक्यूल लगेगा किस पेप्टाइड को कंप्लीटली हाइड्रोलाइज करने के लिए, और कौन कौन से अमीनो एसिड मिलेंगे, तो वो इस लेवल तक भी पूछता है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है छोटी छोटी चीज़ें। इफ़ नंबर ऑफ अमीनो एसिड 10 से ज़्यादा हो, क्या बोल रहा हूँ, अब मैंने एक अमीनो एसिड जोड़ा दूसरे से, तो आपको मिला डाइपेप्टाइड, है ना। अगर 3 जोड़ूंगा तो आपको मिलेगा ट्राइपेप्टाइड। ऐसे ही 100 बहुत सारे जोड़ दूंगा तो आपको क्या मिलेगा, पॉलीपेप्टाइड। अब कितने के बाद पॉलीपेप्टाइड बोल दूंगा मैं, है ना, कितने के बाद मैं बोल दूं कि मेरा पॉलीपेप्टाइड बन गया। और अगर तो ये है कि अगर 10 से ऊपर अमीनो एसिड होंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, पॉलीपेप्टाइड मिल जाएगा। अगर अमीनो एसिड आपके कितने होंगे, 10 से ऊपर होंगे, ठीक है। और अगर अमीनो एसिड 100 से ऊपर होंगे, कितने बोल रहा हूं, 100 से ऊपर अल्फा अमीनो एसिड होंगे, तो आपका क्या मिल जाएगा, प्रोटीन मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बट इसमें एक और चीज़ है कि आपका मोलिकुलर वेट कितना होना चाहिए, 10,000 यू से ऊपर होना चाहिए। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, 10,000 या 10,000 से ऊपर होगा, और अमीनो एसिड आपके 100 होंगे तो आप उसको क्या बोल दोगे, प्रोटीन बोल दोगे। बहुत बढ़िया। पर क्या जितने भी प्रोटीन है, क्या उनमें सब में ही 100 अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे भी प्रोटीन है जिनमें अमीनो एसिड 100 से कम है, बट उनको मैं क्या बोल देता हूं, प्रोटीन बोल देता हूं। अब उसकी कंडीशन हम देख लेते हैं। तो यहां से देख लीजिए, यहां तक आपका सेम है, इसको आप एक बार रीड कर लीजिएगा। यहां तक आपका सेम है। टेट्रापेप्टाइड किसे कहते हैं, पेंटापेप्टाइड किसे कहते हैं, हेक्सापेप्टाइड किसे कहते हैं, और पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा। सेम बात है जो मैंने अभी तक बताई थी। डाइपेप्टाइड किसे कहते हैं, और ट्राइपेप्टाइड किसे कहते हैं, और पॉलीपेप्टाइड किसे कहते हैं। अब पॉलीपेप्टाइड विद मोर देन 100 अमीनो एसिड रेसिड्यू और हैविंग मास हायर देन 10,000 यू इज कॉल्ड प्रोटीन। प्रोटीन किसको बोलूंगा, जिसमें क्या होगा भाई, आपका 10,000 से ज़्यादा मास होगा, और आपका क्या होगा भैया, 100 अमीनो एसिड से ज़्यादा होंगे। राइट, बट जरूरी नहीं है ऐसा कि ये कंडीशन फुलफिल हो ही हो। हाउएवर द डिस्टिंक्शन बिटवीन अ पॉलीपेप्टाइड एंड अ प्रोटीन इज नॉट वेरी शार्प, यानी कि आप दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हो। कैसे, कि कब मैं पॉलीपेप्टाइड बोलूंगा, कब मैं प्रोटीन बोलूंगा, नहीं बता पाऊंगा मैं। क्यों, ऐसे भी प्रोटीन है जिसमें सिर्फ 51 अमीनो एसिड है, जैसे कि क्या, इंसुलिन। तो क्या बोला उसने कि अगर कोई पॉलीपेप्टाइड है जिसमें अमीनो एसिड हो, कम भी चलेगा,
बट उनकी कन्फर्मेशन कैसी हो, प्रोटीन जैसी हो, तो मैं उनको प्रोटीन बोल दूंगा। और ऐसा कौन सा प्रोटीन है हमारा, ऐसा प्रोटीन है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन आपने बहुत सुना होगा, डायबिटीज़ में, डायबिटीज़ जिनके भी घर में बीमारी है उन्होंने इंसुलिन बहुत ज़्यादा ये नाम सुना होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं आगे। प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं भाई, प्रोटीन की स्ट्रक्चर को क्लासीफाई कर रहा हूँ, प्रोटीन को क्लासीफाई कर रहा हूँ भाई, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर शेप, मोलिकुलर शेप के बेसिस पे। ठीक है, ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका फाइब्रस और एक होता है आपका ग्लोबुलर। ठीक है, वो अभी पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले बात करता हूँ किसकी, फाइब्रस प्रोटीन की। फाइब्रस प्रोटीन क्या होता है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन होती है भाई, इनमें ये रन करती हैं पैरेलल। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होती है, अमीनो एसिड आपके जुड़ गए ऐसे 1 2 3 4, है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये क्या कर रही है, पैरेलल चल रही है, पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, पैरेलल चल रही हैं। और ये दोनों जुड़ी हुई हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। किससे जुड़ी हुई हैं भाई, आपकी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी हुई हैं, या तो आपकी सल्फाइड डाइसल्फाइड बॉन्ड से, एसएस बॉन्ड से, इस तरीके से आपकी जुड़ी हुई है, राइट। तो क्या कौन कौन से बॉन्ड है, या तो हाइड्रोजन बॉन्ड है आपका इनके बीच में, या फिर आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड है। ठीक है, इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होती है। और ये कैसे होते हैं, ये इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। और इनके एग्जाम्पल क्या है, केराटिन और मायोसिन क्या है आपके एग्जाम्पल हैं, केराटिन और मायोसिन क्या है इनके एग्जाम्पल हैं। आई होप आप सभी को याद रहेगा। अब केराटिन कहाँ पाया जाता है, केराटिन पाया जाता है हेयर में, वूल में, सिल्क में। और आपका मायोसिन कहाँ पाया जाता है, आपका मायोसिन पाया जाता है मसल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये लाइंस आपकी पूछी जा सकती हैं। बढ़ जाते हैं किस पे, ग्लोबुलर प्रोटीन पे। अब ये क्या होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कोइल अराउंड, कोइल कर जाएगी, है ना, पॉलीपेप्टाइड चेन है, कोइल कर जाएगी और कैसा बना लेगी, स्फेरिकल शेप दे देगी। पॉलीपेप्टाइड चेन क्या कर जाएगी, कोइल कर जाएगी और स्फेरिकल शेप दे देगी। उसी को क्या कहूंगा मैं, ग्लोबुलर प्रोटीन कहूंगा। इसमें पैरेलल रन नहीं कर रही। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये कैसे होते हैं, ये सोल्यूबल इन वाटर होते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, इंसुलिन है और एल्ब्यूमिन है, राइट। ये क्या है, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल है भाई, बड़ा ही प्यारा नाम है, इंसुलिन और आपका एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन एग में पाया जाएगा, इंसुलिन आपको पता है आप देते हो डायबिटीज के टाइम पे। ठीक है जी। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल। अच्छा, अब आगे दूसरी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा हूँ प्रोटीन की। प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बेसिस पे मैं प्रोटीन को क्लासिफाई करूंगा कि इसकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रोटीन को क्या कर रहा हूँ मैं, क्लासीफाई कर रहा हूँ। अभी मैंने किस पे किया था, अभी मैंने जो क्लासिफिकेशन किया था वो किस पे किया था, ऑन द बेसिस ऑफ मोलिक्यूलर शेप, मोलिक्यूल का शेप कैसा है। अब मैं बात कर रहा हूँ उनकी इसका क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, शेप एंड स्ट्रक्चर के बेसिस। Structure and shape of protein can be studied at 4 different levels, that is primary, secondary, tertiary and quaternary, each level being more complex than previous one. आपका जो प्राइमरी है वो बहुत सिंपल होगा, सेकेंडरी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, टर्शरी और कॉम्प्लेक्स होगा आपका, और क्वाटरनरी आपका सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ जाते हैं, 1 बाय 1 सभी को हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी और क्वाटरनरी, चारों स्ट्रक्चर की बात करेंगे। कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा वो, ये है कुछ स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है आपकी सिंपल सी है, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ी कोइलिंग हो रखी है उसमें, टर्शरी स्ट्रक्चर में थोड़ी ज़्यादा कोइलिंग हो रखी है, और क्वाटरनरी आपको दिख रहा है बहुत ज़्यादा कोइलिंग है। तो एक पहली स्ट्रक्चर, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती हुई दिख रही होगी। आप आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए 1 बाय 1 सभी स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा मुझे जगह की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं अपनी फ़ोटो हटा रहा। तो सबसे पहले बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया, प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अभी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होते हैं इनमें, प्राइमरी स्ट्रक्चर में मे हैव 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड, एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन इसमें हो सकती
है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब एक या एक से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन हो सकती है। ईच पॉलीपेप्टाइड चेन क्या होगी, इसमें अमाइनो एसिड होंगी। अमाइनो एसिड किससे लिंक्ड होंगे, पेप्टाइड बॉन्ड से लिंक होंगे, इसीलिए उसको क्या कह रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड कह रहे हैं। पर हर पॉलीपेप्टाइड चेन में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। राइट, ये कैसा होगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा। और अगर मैं इस सीक्वेंस को किसी भी तरीके से चेंज कर दूं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, आपका पहले ग्लाइसिन होगा। ग्लाइसिन का क्या होता है भाई, मान लो पहले ग्लाइसिन है, फिर आइसोल्यूसिन है, फिर आपका लाइसिन है, फिर हिस्टिडीन है, फिर आपका मान लो कोई और है जैसे कि ल्यूसिन है। तो ये एक सीक्वेंस बन रहा है। अब ये सीक्वेंस क्या है, ये बिल्कुल फिक्स रहेगा, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस में जो अमीनो एसिड लगे हुए हैं, इसी को मैं कहूँगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यही सीक्वेंस है बस, इसी को कहूँगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इट इज दिस सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड दैट इज सेड टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अगर इस सीक्वेंस में मैं कोई भी चेंज ले आता हूँ, एनी चेंज इन दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड क्रिएटिंग अ डिफरेंट प्रोटीन। अगर मैं हल्का सा भी इसमें चेंज कर दूं, जैसे कि जी है, के है, जी है, आई हटा दिया, के है, एच है, एल एन सो ऑन है, इसमें हल्का सा चेंज हो गया, सिर्फ आई चेंज हो गया, तो ये जो ऊपर वाला जो पॉलीपेप्टाइड है जो प्रोटीन बना रहा था वो अलग हो जाएगा, और नीचे वाला जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग प्रोटीन हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी हल्का सा भी एक अमीनो एसिड भी चेंज कर दूं, एक अमीनो एसिड रिप्लेस भी कर दूं, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, बिल्कुल अलग प्रोटीन हो जाएंगे। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या था हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या था, वन और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन है, स्पेसिफिक सीक्वेंस है उसमें अमीनो एसिड का, और वो पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और कोई भी चेंज अगर मैं इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में करता हूं तो क्या हो जाएगा, एक डिफरेंट प्रोटीन तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पे। राइट, चलिए बात करते हैं अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर की। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, आपकी जो पॉलीपेप्टाइड है, लॉन्ग चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड है, ये क्या करने लगती है, इसकी शेप क्या है उसके बारे में मैं बात करूंगा। अगर सिंपल चेन है तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। अगर ये शेप चेंज कर रहा है, अपनी शेप चेंज इन द सेंस दो स्पेशल तरह की शेप बना रहा है, दो अलग तरह की शेप, जैसे कि किस शेप में ये रह रहा है वो डिसाइड करेगी आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या नहीं। इस एग्जांपल के तौर पे, अगर ये जो नॉर्मल चेन थी वो क्या कर गई, कोइल करने लग गई, ऐसे नॉर्मल अमीनो एसिड की चेन क्या थी, कोइल करने लग गई। या फिर उसने क्या करा, एक शीट बनानी चालू कर दी कुछ इस तरीके से। तो ये दोनों ही किस में आ जाएंगी, आपकी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आ जाएगी। ये वाली कौन सी आ जाएगी, आपकी प्राइमरी। नॉर्मल चेन क्या थी, प्राइमरी में आ जाएगी ये, और ये क्या आ जाएगी, सेकेंडरी में आ जाएगी। अब पहले वाली को बोलता हूं अल्फा हेलिक्स, और दूसरे वाले को बोलता हूं क्या, बीटा प्लेटेड शीट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये दोनों ही किस में आ जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है, ये कोइल क्यों करने लगी, या ये शीट टाइप क्यों बनाने लगा, ऐसा इसलिए बनाने लगा क्योंकि ये क्या करने लगती हैं, ये जो आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये फोल्ड होने लगती है। अब ये फोल्ड क्यों होने लगती है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, आपके दो अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगेगी। जैसे कि किस किस में, कोई कार्बोनिल ग्रुप हो आपके पास और कोई NH ग्रुप हो आपके पास, वो क्या करने लगेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरीके से आपकी बनाने लगेंगे, और ये पॉसिबल है। अब इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या बोला मैंने भाई, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर किसकी बात करेगी, जो पॉलीपेप्टाइड चेन है वो किस शेप में रह रही है। जनरली दो शेप है आपके पास, कौन कौन सी है, एक हेल्पा हेलिक्स और एक क्या है, बीटा प्लेटेड शीट। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पॉलीपेप्टाइड है वो रेगुलर फोल्डिंग शुरू कर देती है, किसकी,
बैकबोन की। किसकी? बैकबोन क्या है? पॉलीपेप्टाइड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ऐसा क्यों होता है भाई, रेगुलर फोल्डिंग क्यों हो रही है? क्योंकि उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। किस किस के बीच में? कार्बोनिल और NH ग्रुप के बीच में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। ये है आपकी, ये जो नीचे दी गई है, ये है आपकी अल्फा हेलिक्स और ये है आपकी क्या? बीटा प्लेटेड शीट। अब जो आपका अल्फा हेलिक्स है, ठीक है, अल्फा हेलिक्स, ये मोस्ट कॉमन वेज है। कैसा होता है भाई? अभी हमने देखा था, ये ऐसा ऐसा सा दिख रहा था आपका, है ना, ऐसा ऐसा सा दिख रहा था आपका। तो ये मोस्ट कॉमन वे है जिसमें आपका जो पॉलीपेप्टाइड है वो अपने हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। ठीक है जी। तो मोस्ट कॉमन वे जिसमें एग्जिस्ट करना चाहता है, मोस्ट कॉमन वे है। अगर सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करो तो उसमें मोस्ट कॉमन वे ये है। ठीक है जी। अब इसमें क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड जो होते हैं, चेन ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगी। कैसे बनाएगी भाई? एक अमीनो एसिड मान लो यहाँ होगा, एक अमीनो एसिड यहाँ होगा और ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। एक अमीनो एसिड यहाँ होगा और एक अमीनो एसिड यहाँ होगा, ये हाइड्रोजन ऐसे बना लेंगे। एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, ये ऐसे बना लेंगे हाइड्रोजन। तो क्या करने लगेंगे भाई? वो एक अल्फा हेलिक्स टाइप स्ट्रक्चर बना लेंगे। अभी क्या होता है, कोइल में टर्न होने लगता है, टर्निंग इनटू अ राइट हैंड स्क्रू। ठीक है जी। राइट हैंड स्क्रू में क्या करने लगा है, टर्न होने लगा, और जिसको हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा कैसे बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड? एक NH ग्रुप है आपका सेम पॉलीपेप्टाइड में, एक अमीनो एसिड का, और एक क्या है आपका? कार्बोनिल ग्रुप है। ये आपस में क्या करते हैं? आपके हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक। और ये क्या करने लगते हैं? आपकी ये कोइल होने लगती है। देख लेते हैं कैसे बनती है भाई। ये नीचे आपकी फिगर दे रखी है, यहाँ पे आप देखेंगे एक कार्बोनिल है और एक क्या है आपका? NH ग्रुप है। वो क्या कर रहे हैं? आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। यहाँ पे कार्बोनिल है, यहाँ पे क्या है? ये NH ग्रुप है। ये क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। ये कार्बोनिल है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं इसके साथ। ये अगेन कार्बोनिल, ये NH हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है आपके साथ। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दिस इज अबाउट योर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। ठीक है जी। दिस इज अबाउट योर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। सो अल्फा हेलिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वेज इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड। सारे हाइड्रोजन बॉन्ड जितने बना सकते हैं। कैसे बनाएगा? पर बाय ट्विस्टिंग इनटू अ राइट हैंडेड स्क्रू, जिसको हम क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। विद वन NH ग्रुप ऑफ ईच अमीनो एसिड रेसिड्यू हाइड्रोजन बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ऑफ एडजेसेंट टर्न ऑफ हेलिक्स। राइट। और ये फिगर हमने आपको दिखा ही रखी है। बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे? बीटा प्लेटेड शीट पे। एक तो ये शीट है, इसमें क्या है? ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है। इनके बीच में क्या बन रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब होता क्या है इसमें? ये जो बीटा प्लेटेड शीट में क्या होता है, सारी पॉलीपेप्टाइड चेन है, जो पेप्टाइड चेन है, वो बहुत ज़्यादा, जितनी मैक्सिमम स्ट्रेच हो सकती है उतनी कर देंगे। तो स्ट्रेच आउट टू नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन एंड देन लेड साइड बाय साइड। साइड बाय साइड कैसे? एक ये बन गई आपकी पॉलीपेप्टाइड, एक ये बन गई और एक ये बन गई। इस तरीके से रख दी, 1 2 3 साइड बाय साइड रख दी। विच आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ कहाँ दिख रहे हैं आपके? अगर दिख रहे हो तो मुझे भी बताइए कहाँ दिख रहे हैं भाई। एक ये दिख रहा आपका, 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 एक ये दिख रहा आपका और एक ये दिख रहा आपका। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या कर रहे हैं? जुड़े हुए हैं। द स्ट्रक्चर रिजेंबल द प्लेटेड फोल्ड ऑफ ड्रैपरी एंड देयरफॉर इज नोन एज बीटा प्लेटेड शीट। कुछ इस तरीके से बन जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं अगर ऐसे टर्न कर दूं तो ऐसा सही बनेगा। ये एक पॉलीपेप्टाइड, ये एक पॉलीपेप्टाइड, दोनों ऐसे फोल्ड हो गए, राइट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। फिर एक पॉलीपेप्टाइड आया, फिर एक पॉलीपेप्टाइड आया। तो इस तरीके से क्या बन जाएगी? आपकी एक शीट बन जाएगी। ठीक है जी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है। तो पहले क्या था? आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर थी सिंपल सी, फिर क्या थी? सेकेंडरी स्ट्रक्चर थी ऐसी, या तो हेलिक्स या फिर शीट, ऐसा सा कुछ था।
प्राइमरी स्ट्रक्चर में सिर्फ कौन से थे, पेप्टाइड बॉन्ड थे जिससे अमीनो एसिड क्या करे हुए हैं, जुड़े हुए हैं एंड लॉन्ग चेन है उसकी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड भी है और इंट्रामोलिक्यूलर है किसमें, इसमें क्या है आपके, वैसे तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल है बट एक ही चेन में है, तो इसमें कह सकते हो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और इसमें भी क्या है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। पर इसमें एक पॉलीपेप्टाइड की दूसरे पॉलीपेप्टाइड के मॉलिक्यूल के साथ है, इसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड है और उसी की अपने दो अलग अलग अमाइनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा टर्शरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं किस पे, हम टर्शरी स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ जाते हैं। चलिए बात करते हैं किसकी, टर्शरी स्ट्रक्चर की। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में बेसिकली होता क्या है भैया, टर्शरी स्ट्रक्चर में जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है आपकी वो और ज़्यादा फोल्ड हो जाएगी, तो क्या बनेगा, टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा, राइट, और ज़्यादा फोल्ड हो जाएगी तो क्या बनेगा आपका, टर्शरी स्ट्रक्चर आपका बनेगा। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या हो रहा है, ओवरऑल फोल्डिंग हो रही है और इसकी वजह से दो मेजर प्रोटीन बन रहे हैं, दो मेजर शेप्स बन रही हैं आपकी, दो मेजर मोलिकुलर शेप्स बन रही है। कौन कौन सी, एक फाइब्रस और एक ग्लोबुलर, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। तो टर्शरी वाले कौन से हैं आपके, फाइब्रस भी हैं और ग्लोबुलर भी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। अभी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और टर्शरी स्ट्रक्चर है ये कुछ फोर्सेस की वजह से स्टेबल है। सेकेंडरी में हमने पढ़ा था कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, टर्शरी में और ज्यादा है। टर्शरी में कौन कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है, ठीक है, दूसरा क्या है, डाइसल्फाइड लिंकेज भी है आपकी इसमें, एसएस लिंकेज भी है, राइट, और कौन कौन से हैं, वंडरवाल फोर्सेस भी हैं, ठीक, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी इसमें है। सो दिस इज योर टर्शरी स्ट्रक्चर। तो ये सभी फोर्सेस आपके एग्जिस्ट करते हैं किसमें, टर्शरी स्ट्रक्चर तक। नेक्स्ट आ जाते हैं किस पे, क्वार्टरनरी पे। क्वार्टरनरी में और ज्यादा फोल्डिंग होगी आपकी। सम ऑफ दी प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर्स टू एज सब यूनिट। तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली, इसमें क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन है आपकी कुछ इस तरीके से, एक दूसरा एक और पॉलीपेप्टाइड होगा, एक और हो सकता है, इनकी आपस में स्पेस में क्या अरेंजमेंट है वही डिसाइड करेगी आपकी क्या, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्या बोल रहे हैं भैया, सम ऑफ दी प्रोटीन आर कंपोज ऑफ, दो या दो से ज्यादा अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन है, उनको क्या बोल रहा हूँ, सब यूनिट। जैसे ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये उसकी पूरे की सब यूनिट हो गई, दूसरा हो गया ये भी सब यूनिट हो गया, ये क्या हो गया, ये भी। अब इनकी आपस में जो स्पेशल अरेंजमेंट है, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दीज सब यूनिट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर इज नोन एज क्या, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो कुछ इस तरीके से दिखती है भाई, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है सबसे सिंपलेस्ट, ये सेकेंडरी है ये वाली और बीटा प्लेटेड शीट, ये क्या है आपकी टर्शरी स्ट्रक्चर, ये थोड़ी ज़्यादा फोल्ड हो गई और ये सबसे ज़्यादा फोल्ड हो गई। ये एक पॉलीपेप्टाइड है आपकी, है ना, और ये आपकी दूसरी पॉलीपेप्टाइड है। तो ये जिस तरीके से अरेंज्ड है एक दूसरे के साथ वही डिसाइड करेगा आपका क्या, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो समझ लेते हैं भैया, थोड़ा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपको प्रोटीन स्ट्रक्चर का। तो ये देखिए, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है जिसमें अमीनो एसिड आपस में क्या कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, सिंपल अमीनो एसिड जुड़ रहे हैं एक साथ। दूसरे में क्या हो रहा है, आपके अमीनो एसिड क्या कर गए हैं, कोइल कर गए हैं, ये ऐसा हो रहा है ना, कोइल कर गए हैं, ये कोइल कर रहे हैं आपके अमीनो एसिड, है ना, और इनके बीच में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया है। और ये फर्दर कोइल कर गए किसमें, आपका क्या बन गया, टर्शरी स्ट्रक्चर बन गया ऐसा। और अब देखिए आपके दो जो हैं, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, ये आपस में एक स्पेस में अरेंज्ड हैं एक दूसरे के साथ। दोनों क्या है, कंप्लीट प्रोटीन की सब यूनिट हैं और दोनों किस तरीके से अरेंज है वो डिसाइड करेगा कि उसकी क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर क्या है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये दिखाया गया है, बढ़ जाते हैं आगे। नेक्स्ट इज योर डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बेसिस पे विच इज फाइब्रस एंड ग्लोबुलर, और हमने उसकी शेप के बेसिस पे किया विच इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर एंड
क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इनमें कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है? क्वाटरनरी में सब पढ़े हैं भाई, जो टर्शरी में वो क्वाटरनरी में भी है, सेकेंडरी में सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड और पेप्टाइड बॉन्ड है, और प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज आ जाते हैं क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन खराब कैसे हो रहा है? अब ये डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है भाई, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन क्या है। प्रोटीन बायोलॉजिकल हमारे सिस्टम में पाया जाता है, बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या पाया जाता है? आपका प्रोटीन पाया जाता है भाई। इसकी यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होती है, जिसकी वजह से इसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी आ रही होती है। ठीक है जी, जिसकी वजह से ये काम करता है, अपनी स्ट्रक्चर की वजह से ये क्या करता है? काम करता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी आ रही होती है। इसी को क्या कहते हैं? नेटिव प्रोटीन। ठीक भाई, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, अब ये जो नेटिव प्रोटीन है, व्हेन प्रोटीन इन इट्स नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड टू, जब भी ये जो भी इसकी स्ट्रक्चर है, इसको अगर मैं कुछ चेंजेस करूं, इसके एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस करूं, जैसे कि मैं क्या कर दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, ठीक है, कुछ केमिकल चेंज कर दूं, केमिकल चेंज जैसे पीएच को चेंज कर दूं, राइट, क्या कर दूं, और मैं टेम्परेचर बढ़ा के हाइड्रोजन बॉन्ड को डिस्टर्ब कर दूं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, जो 3D स्ट्रक्चर है इसकी उसमें चेंजेस आ जाएंगे। तो जो इसका वर्क है वो भी क्या हो जाएगा, ये जो प्रोटीन अपनी शेप की वजह से काम कर रहा था वो वर्क भी क्या हो जाएगा, इसका बंद हो जाएगा, और इसी को कहेंगे प्रोटीन का डीनेचर होना। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब ऐसा होता क्या है, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूं तो बॉन्ड टूटने लगते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो वीक बॉन्ड है वो टूट जाएगा, वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाएंगे। पीएच चेंज करूंगा तो क्या होगा, आपका पीएच चेंज होने की वजह से जो कुछ बॉन्डे हैं वो टूट जाएंगे, जैसे कि सपोज मैंने क्या कर दिया, मेरे पास क्या है, NH है ग्रुप है, और मेरे पास क्या है, COOH भी है ग्रुप, ऐसे भी है। तो अगर मैं पीएच बढ़ाता हूं तो क्या होगा, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को लेके जा सकता है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सिर्फ COO नेगेटिव रह जाएगा, COO नेगेटिव रह जाएगा, और इसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो सकते हैं, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो टूट या बन सकती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो उसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंजेस आ जाएंगे, और जब स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाएंगे तो जो उस स्ट्रक्चर की वजह से काम हो रहा था उस प्रोटीन का वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो फिजिकल चेंजेस लाइक चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंजेस लाइक चेंज इन पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर डिस्टर्ब, इनकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल्स जो हैं आपके, टर्शरी स्ट्रक्चर जो है उसको क्या कहेंगे, आपके फाइब्रस हैं और ग्लोबुलर हैं। तो ग्लोब्यूल्स जो होंगे वो आपके, वो ग्लोब्यूल्स क्या हो जाएंगे, जो ऐसे बने हुए थे वो अनफोल्ड होने चालू हो जाएंगे, गेट्स अनफोल्ड एंड हेलिक्स गेट अनकोइल्ड। जो हेलिक्स बना हुआ था आपका वो भी क्या होने लगेगा, अनकोइल होने लगेगा, खुलने लगेगा, और प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कर देगा, उसकी वजह से लूज कर देगा, और दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, इसी को डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब डूरिंग डीनेचुरेशन क्या हो रहा है, डूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड। जो आपकी सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर है, सिर्फ अगर एक ही पॉलीपेप्टाइड की बात करूं तो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो क्या हो जाएंगे, टूटने लगेंगे। तो किस में आ जाएगा, ये सारे के सारे प्राइमरी स्ट्रक्चर की तरफ भागने लगेंगे, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसी रहेगी, इंटैक्ट रहेगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, तो आप अंडा लेते हो, अंडे को क्या करते हो, आप हीट करते हो, तो क्या हो जाता है, वो हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटीन है वो क्वाटरनरी या टर्शरी है या सेकेंडरी है मान लो। अब उसकी वजह से जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो बोन टूटेंगे तो किसकी तरफ मूव करेगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर की तरफ मूव करेगा। द कोआगुलेशन ऑफ एग वाइट ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जांपल ऑफ डीनेचुरेशन, राइट। अब इसकी वजह से क्या हुआ, ये अनकोइल हो गया, और इसकी वजह से कैसा हो गया, आपका हार्ड हो गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब इसमें इस एग्जांपल में क्या है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अनदर एग्जांपल इज कर्डलिंग ऑफ मिल्क, क्या बोल रहा हूं, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, विच इज कोज्ड ड्यू टू, यानी कि मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, which is caused due to the formation of lactic acid by the bacteria present in the milk. Lactic acid
लैक्टिक एसिड जो मिल्क है आपका, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? कर्ड में कन्वर्ट हो रहा है। कोई बैक्टीरिया है आपका मिल्क के अंदर, वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा आपका, उसकी ग्रोथ होने लगेगी, है ना। जो निमाया दूध होगा उसमें उसकी ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। वो क्या करेगा, लैक्टिक एसिड को क्या करेगा, बनाने लगेगा। और जैसे ही लैक्टिक एसिड बनेगा, बैक्टीरिया कौन सा होता है? लैक्टोबैसिलस। जो जैसे ही लैक्टिक एसिड बनेगा तो क्या हो जाएगा, पीएच कम हो जाएगा। और जैसे ही पीएच कम होगा, जो आपका प्रोटीन है वो क्या होने लगेगा, आपका बॉन्ड टूटने लगेंगे और वो क्या हो जाएगा, कर्ड में कन्वर्ट होना लगेगा। दूध क्या हो जाएगा, फटने लगेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क causes कर्डलिंग ऑफ मिल्क। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये सवाल ये बार बहुत बार पूछा गया, ये दोनों चीज़ें, ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं बहुत बार ऑप्शन में डाल के आए हुए हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपके अमीनो एसिड और प्रोटीन दोनों ही क्या हो गए, ख़त्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ हम करेंगे वो है आपके अमीनो एसिड और प्रोटीन दोनों ही हो गए। नेक्स्ट जो है वो हम करेंगे क्या, एंजाइम, वाइटामिन, न्यूक्लियाइक एसिड और हॉर्मोन्स। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सायोनारा।